स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में और मैं हूं आप सभी के साथ छाया। हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जलाने चले हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध समाजवादी नेता दिवंगत कर्पूरी ठाकुर ने यह कविता आजादी की लड़ाई के दौरान लिखी थी। बाद में यह समाजवादियों का प्रभात फेरी गीत बन गया। अब उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। ऐसे में आज की पीढ़ी देश के इस अनमोल रत्न के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्सुक है। उनके जीवन पर्यंत सामाजिक न्याय पर हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र इतिहास के पन्नों में देखिए यह खास रिपोर्ट। कौन थे कर्पूरी ठाकुर? कर्पूरी ठाकुर साधारण नाई परिवार में जन्मे थे। उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस विरोधी राजनीति की ओर अपना सियासी मुकाम हासिल किया। यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा सकी थी। 1970 और 1977 में 2 बार सीएम बने कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर 1970 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 22 दिसंबर 1970 को उन्होंने पहली बार राज्य की कमान संभाली थी। उनका पहला कार्यकाल महज 163 दिन का रहा था। 1977 की जनता लहर में जब जनता पार्टी को भारी जीत मिली, तब भी कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अपना यह कार्यकाल भी वह पूरा नहीं कर सके। इसके बाद भी महज 2 साल से भी कम समय के कार्यकाल में उन्होंने समाज के दबे पिछड़ों लोगों के हितों के लिए काम किया। महज 2 साल में समाजवाद का बड़ा चेहरा। बिहार में मैट्रिक तक पढ़ाई मुफ्त कर दी। वहीं राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक में ऐसे तमाम काम किए जिससे बिहार की सियासत में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और वो बिहार की सियासत में समाजवाद का बड़ा चेहरा बन गए। कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती पर पार्टियां अपने अपने स्तर पर जोरदार कार्यक्रमों का आयोजन करती है। पिछले कुछ सालों में इसकी संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिला है। कर्पूरी ठाकुर के शागिर्द हैं लालू नीतीश। बिहार में समाजवाद की राजनीति कर रहे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के ही शागिर्द हैं। जनता पार्टी के दौर में लालू और नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर की उंगली पकड़कर सियासत के गुर सीखे। ऐसे में जब लालू यादव बिहार की सत्ता में आए तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के कामों को आगे बढ़ाया। वहीं नीतीश कुमार ने भी अति पिछड़े समुदाय के हक में कई काम किए। का काम किया हुआ है तो उनके काम को हमेशा याद रखना है। और यही नहीं, शराबबंदी भी लागू किए। जब वो उनको मौका मिला तो उन्होंने भी शराबबंदी लागू किया। इस देश में आप समझ लीजिए, बिहार में भी पहली बार शराबबंदी किन्होंने लागू किया था? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने। आप भला बताइए, जब वो पिछड़ा अति पिछड़ा का कल्याण किए और जब वो इतना बड़ा काम किए तो जब सब कर दिए, उस शराबबंदी लागू किए तो उनको समय के पहले बहुत लोग उस समय हटा दिया। अब बाद में फिर शराबबंदी भी खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत लोग चाहा पिछड़ा अति पिछड़ा। हम तो एकदम लगातार नारा लगाते थे कि भाई ये नहीं तो चलिए कायम है। अब कुछ एक आध दो कुछ ही राज्य लिया है, सब लोग नहीं लिया है, तब पिछड़ा अति पिछड़ा सबका तो होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। तो ये काम किए हुए, इसलिए सबको हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने इतना इतना काम सब कुछ कर दिया, लेकिन उनको हटाया गया, ये ठीक बात नहीं थी। और जब उसके बाद जब थे तो हम जब एमएलए थे तो हमको तो वो कहते रहे, और फिर अंत में उनकी बात हम मान लिए, कर लिए। आज जब आप समझ लीजिए कि एक एक काम जब से हम लोगों को मौका मिला है, जब उनका निधन हो गया तो उनके निधन के बाद से ही हम कार्यक्रम चलाते हैं। और जो फिर सरकार बनी उस समय 90 में भी हम लोग, तो उसी समय हमने कहा कि नहीं, सरकारी कार्यक्रम होना चाहिए, और तब से सरकारी कार्यक्रम होता। और जिस घर में वो रहते थे,
हमने शुरू से कहा कि वो घर उनके नाम से सुरक्षित रहना चाहिए। आज भी उनके घर के नाम से सुरक्षित है, तो ये सब कराया गया, तो सारा सब कुछ किया गया है। और अब तो मान लीजिए कि अब हो गया, जो हम लोग शुरू से मांग कर रहे थे तो वो भी हो गया, तो सब कुछ। और अपना उन्होंने हमेशा पूरे के पूरे तौर पर, जब ये मुख्यमंत्री थे तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया था। राजनीति में अहम है कर्पूरी ठाकुर का किरदार। कर्पूरी ठाकुर को बिहार की राजनीति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया था, लेकिन इतने साल बाद भी वो बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। गौरतलब है कि बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी करीब 52% है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पकड़ बनाने के मकसद से कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते रहते हैं। यही वजह है कि 2020 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र खोलने का ऐलान किया था। भौचक्के रह गए लालू नीतीश। लालू प्रसाद यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न तो बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। उन्होंने इस फैसले के लिए मोदी सरकार की तारीफ की बजाय उसकी ये कहकर घेरेबंदी की कोशिश की कि उसने जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ने से डर कर ये फैसला लिया है। हालांकि मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए की 10 साल तक चली सरकार के दौरान लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती थी। ये जो गाली उली रोज जो चल रहा पड़ रहा है, कैसे सरकार चलेगी? इनको निकालिए सिविल आईजी को। उन्होंने कहा कि कहा था बिहार बनाना था। आप है यहीं पर, हम है। श्री रामविलास पासवान जी से बात करिए, वेलफेयर मिनिस्टर हैं। कृष्णा सिंह जी ब्यूरोक्रेट चेयरमैन है, उसको बुलवाइए। और ये जो रिपोर्ट है वहीं पेंडिंग पड़ा हुआ, उसको निकाल के कैबिनेट डिसीजन लीजिए। शरद जी को भी हमने कहा, वो बोलेगी तो देवीलाल जी तो फिर देश भर में जाके खिलाफ हमारे खिलाफ बोले हैं। हमको बोलेंगे, लेकिन वो लोग कभी खिलाफ हैं मंडल कमीशन, उनका जो बिरादरी के लोग हैं। लागू हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, कॉपी नोटिफिकेशन हम लिया, लेकिन पॉकेट में चले आए। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने विपक्ष से उसके दिग्गज नेताओं की विरासत को छीनने की कोशिश की है। दिलचस्प बात यह है कि आज बीजेपी ने जिस कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर कब्जे की कोशिश की है, 1989 में उनकी सरकार गिरने के लिए उसी के पूर्ववर्ती जनसंघ को ही जिम्मेदार माना जाता है। अब बीजेपी समाजवादी दलों से उन्हीं कर्पूरी ठाकुर की विरासत को छीनने की जबरदस्त कवायद कर रही है। विरासत को छीनने की जबरदस्त कवायद। कभी आरएसएस पर बैन लगाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसने कांग्रेस के एक तरह से छीन ही लिया है। पटेल ने ही आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय कराया था। 2014 में केंद्र में सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने गुजरात के केवडिया में पटेल की विशाल मूर्ति लगवाई, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया। 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होने का नाम है। आबादी 2%, फिर भी हाय तौबा।
जिस हजाम समाज की आबादी 2% से कम है, उस समाज के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत के लिए इतनी हाय तौबा क्यों मच रही है? कर्पूरी ठाकुर की पहचान अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के बड़े नेता की बना दी गई है। छोटी छोटी आबादी वाली विभिन्न जातियों के समूह ईबीसी में 100 से ज्यादा शामिल हैं। भले अकेले कोई जाति चुनाव गणित के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन सामूहिक तौर पर ये 29% का वोट बैंक बनाती है। 2005 में इस समूह का अहम योगदान रहा है। इस लिहाज से देखें तो ये समूह राजनीतिक तौर पर बेहद अहम बन गया है। हर दल इस वोट बैंक को अपने खेमे में करना चाहता है। नहीं हारे कभी विधानसभा चुनाव। 1952 में पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। अपने 2 कार्यकाल में कुल मिलाकर 2.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने जिस तरह की छाप बिहार के समाज पर छोड़ी है, वैसा दूसरा उदाहरण नहीं दिखता। खास बात ये भी है कि वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। सामाजिक बदलाव की शुरुआत। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। इसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। इस दौर में अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास लोगों का मजाक कर्पूरी डिवीजन से पास हुए हैं, यह कहकर उड़ाया जाता रहा। मिशनरी स्कूलों ने भी हिंदी में पढ़ाना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें शिक्षा मंत्री का पद भी मिला हुआ था और उनकी कोशिशों के चलते ही मिशनरी स्कूलों ने हिंदी में पढ़ाना शुरू किया और आर्थिक तौर पर गरीब बच्चों की स्कूल फी को भी माफ करने का काम उन्होंने किया था। वो देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की थी। उन्होंने राज्य में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर ने 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। मुख्यमंत्री सचिवालय की इमारत की लिफ्ट चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं थी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी लिफ्ट का इस्तेमाल कर पाएं, ये सुनिश्चित किया। किसानों को दी बड़ी राहत। आज की तारीख में भले ये मामूली कदम दिखता हो, लेकिन संदेशात्मक राजनीति में इसके मायने बहुत ज्यादा थे। उस दौर में समाज में उन्हें कहीं अंतरजातीय विवाह की खबर मिलती तो उसमें वो पहुंच जाते थे। वो समाज में एक तरह का बदलाव चाहते थे। बिहार में जो आज दबे पिछड़ों का सत्ता में हिस्सेदारी मिली हुई है, उसकी भूमिका कर्पूरी ठाकुर ने बनाई थी। सरवरों के बने दुश्मन। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियों आरक्षण लागू करने के चलते वो हमेशा के लिए सरवरों के दुश्मन बन गए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर समाज के दबे पिछड़ों के हितों के लिए काम करते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को राज्य में भी लागू करने का काम सबसे पहले किया था। हजारों युवाओं को एक साथ नौकरी। युवाओं को रोजगार देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी थी कि एक कैंप आयोजित कर 9000 से ज्यादा इंजीनियरों और डॉक्टरों को एक साथ नौकरी दे दी। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ राज्य में इसके बाद आज तक इंजीनियर और डॉक्टर बहाल नहीं हुए। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब उनका देहांत हुआ, तब अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। ना तो पटना में, ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए। जब करोड़ों रुपयों के घोटालों में आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे हों, कर्पूरी जैसे नेता भी हुए, विश्वास नहीं होता। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते हैं। सादगी और ईमानदारी भरा जीवन। कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकाल कर उन्हें दिए और कहा, जाइए जरूरत के कुछ सामान खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। बेटे को लिखा ईमानदारी का खत। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने और फिर मुख्यमंत्री बने तो बेटे रामनाथ को खत लिखना नहीं भूले। इस खत में उन्होंने क्या कहा था,
इसके बारे में रामनाथ कहते हैं, पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। जब कर्पूरी को कोर्ट मांगना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हजार रुपए मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता, नहीं साहब, वे तो कुछ मांगते ही नहीं। कर्पूरी जी को एक कार्यक्रम में जाने के लिए ऑस्ट्रिया जाना था, उनके पास कोट ही नहीं था, एक दोस्त से मांगना पड़ा। वहां से यूगोस्लाविया भी गए तो मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है और उन्हें एक कोट भेंट किया। विदेशी पत्रकारों ने कहा, यू आर गुड लीडर। उस दौर में आम लोगों के करीबी रहे कर्पूरी ठाकुर के बारे में यादगार बातों को साझा करते हुए निहोरा प्रसाद यादव ने लिखा है कि जैसे ही होटल के पास बाइक रुकी, होटल स्टाफ और कर्मचारी दौड़कर आ गए। जब विदेशी पत्रकारों के समूह को इसकी जानकारी मिली, वे भी बाहर आए। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को देखते ही कहा, यू आर रियली अ लीडर ऑफ डाउन ट्रोडन पीपल, वी हैव नॉट सीन एनी लीडर एज यू इन द एंटायर वर्ल्ड। उन्होंने लिखा है कि उनका विशाल व्यक्तित्व एवं बड़े राजनेता होने का एहसास गरीबों की आवाज बनने में कभी और कहीं भी बाधक नहीं बना। यही कारण रहा कि वे आवाज को मजबूती प्रदान करने में साधन नहीं, अपने आप को साध्य मानकर आगे बढ़ते गए। ढेर सारे अखबारों की सुर्खियां बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्सों की बनती है, मगर जो सबसे वंचित स्थिति से आता था वो ऐसा जीवन जिया जिन्हें सदियों तक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तावित किया। कई ऐसे मौके हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी फटा हुआ कुर्ता पहनकर निकले। मुझे अभी राम बहादुर राय जी ने, मैं प्रदर्शनी देख रहा था, वहां एक फटे हुए कुर्ते का फोटो लगा है, तो मैंने पूछा राम बहादुर जी को कि किस्सा क्या है। तब उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी ठाकुर के लिए झोली फैलाकर कुर्ते का और कपड़ों का पैसा इकट्ठा किया था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। आप लोग सम्मान तो कर रहे हैं इसका, परंतु आगे सुनिए, उन्होंने वो पैसा भी नहीं लिया, इसको मुख्यमंत्री राहत कोष में गरीबों के लिए जाकर जमा करा। एक बार पार्टी के लिए किसी ने 2.5 रुपया रास्ते चलते चंदे में दे दिया, उस वक्त रिसीट नहीं थी, तो बड़े विचलित थे जब तक कार्यालय पहुंचे कि इसका रिसीट जल्दी से उस व्यक्ति को भेजा जाए। पहुंचकर सबसे पहला काम रिसीट काटने का किया। राजनीति के अंदर नक सिख प्रामाणिकता किसको कहते हैं, इसका उदाहरण कर्पूरी ठाकुर जी ने हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रस्तावित कर। इनके जीवन के इस प्रकार के कई गुण अब उनको सर्वोच्च सम्मान मिलने से और जन्मशती के मौके को गौरवान्वित करने से लोगों के सामने आएंगे। मेरा विश्वास है कि मोदी जी ने जो निर्णय किया है, न केवल एक उचित व्यक्ति को सम्मान किया है, परंतु उनके जीवन की अच्छाइयों को राजनीति में काम कर रही नई पीढ़ी को पढ़ने का और अपना रास्ता तय करने का मौका नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। नई राजनीति की पीढ़ी को इसमें से सीखना। जिन लोगों ने अपने अपने इलाकों में संघर्ष के लगातार गुप्त कार्यक्रम किए, कर्पूरी ठाकुर उनके बीच एकता के सूत्र जैसे थे। प्रोत्साहन, मदद और दिशा देकर उन्होंने देश भर में शांतिपूर्ण भूमिगत आंदोलन का कुशल नेतृत्व दिया। पुलिस पीछे पड़ी रही, पर इस अजेय वीर को आंदोलन के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकी। इनकी संगठन शक्ति, दृढ़ कौशल, प्रतिरोध शैली और भूमिगत आंदोलन के अनुभव हिंदुस्तान काम में फलदायक सिद्ध हो सकते हैं। भारत में डर पहुंचे नेपाल। कर्पूरी ठाकुर 17 जून 1975 को नेपाल चले गए। वहां 2 महीने रहे। नेपाल में राजविराज, हनुमान नगर, विराटनगर, चतरा घूमते रहे। बिहार में भूमिगत नेताओं और कार्यकर्ताओं से बराबर संपर्क रखा। नेपाल आने के 3 दिन बाद ही सीआईडी पुलिस का एक दस्ता कर्पूरी ठाकुर के यहाँ पहुंच गया।
बिहार के सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की एक बैठक सीतामढ़ी में हुई। इन लोगों ने नेपाल पुलिस अधिकारियों से अनुरोध किया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार को सौंप दिया जाए। नेपाल सरकार ने यह बात नहीं मानी। जुलाई के दूसरे सप्ताह में नेपाल सरकार अपने विमान से उन्हें काठमांडू ले गई। वह एक प्रकार से नजरबंद थे। लुंगी पहनी और हो गए गायब। नेपाल से भागने के लिए कर्पूरी ठाकुर को वेश बदलना पड़ा। उन्होंने दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल बढ़ा लिए थे। लोग उनको पहचानने के लिए आदी हो गए थे। 5 सितंबर 1975 की रात 10 बजे उन्होंने नाई को बुलाया, दाढ़ी मूंछ साफ कराया और सिर के बाल को भी छोटा करा लिया। लुंगी पहनी और रात 11 से 12 बजे गायब हो गए। नेपाल से नेपाली बन पहुंचे कलकत्ता। मोहन सिंह नाम से थाई एयरवेज का टिकट कलकत्ता होते हुए मद्रास के लिए लिया। इसी नाम और वेशभूषा में वह काठमांडू से कलकत्ता चले गए। दमदम हवाई अड्डे पर कुछ लोगों से गुप्त बातचीत की। मद्रास में भूमिगत नेताओं की एक बैठक होनी थी। जॉर्ज फर्नांडिस से वहां भेंट हुई, पर नानाजी देशमुख पहले ही गिरफ्तार हो गए थे। मौलवी का भी धारण किया वेश। मद्रास में 10 दिन रहने के बाद वह बेंगलुरु आ गए। वहां से मुंबई आए। अब तक नेपाली वेशभूषा छोड़कर वह मौलवी बन गए थे। नाम रखा खान साहब। वह इतनी सफाई से अपनी वेशभूषा पहनाते थे कि पहचानना मुश्किल था। वह नए लिबास का टेस्ट लेते थे, पहनकर कुछ लोगों को दिखाते, फिर नया रूप धारण करते। कुछ समय बाद वह मुल्तानी वेशभूषा में आ गए थे। कटक में वह पंडित के वेश में रहे। कुछ इसी तरह उनका संघर्ष चला। प्रेम कुमार मणि के यादगार लेख। प्रेम कुमार मणि कहते हैं कि कर्पूरी वास्तविकता में समाजवादी राजनीति के बड़े नेता रहे हैं। उनके नाम पर माल्यार्पण करने वाले उनकी सादगी और ईमानदारी भरे रास्ते पर चलने का साहस नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी कर्पूरी जैसे नेता को याद रखा जाना जरूरी है। हालांकि बिहार की राजनीति में उन पर दल बदल करने और दबाव की राजनीति करने का आरोप भी खूब लगाया जाता रहा है। उन पर ये आरोप भी लगता रहा है कि वे राजनीतिक छल कपट में सिद्धहस्त हैं। जातिगत समीकरणों को देखते हुए चुनावों में उम्मीदवार तय करने की उनकी भूमिका पर लोग सवाल उठाते रहे, लेकिन कर्पूरी बिहार की परंपरागत व्यवस्था में करोड़ों वंचितों की आवाज बने रहे। गठबंधन सबसे, पर काम मन मुताबिक। वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। भारत सरकार के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनके समाज के प्रति तप और तपस्या को देखते हुए उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला किया है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे की प्रमुख खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।